एम्प्रेस के लापरवाह कमांड की वजह से मैं अभी भी अपने जख्म भर रहा था, लेकिन मुझे अपने क्रिम्सन रोब उतारने के लिए मजबूर किया गया। आर्मर पहनकर सेना को युद्ध के लिए लीड करो। वो रेड ईगल खून में डूबा हुआ था। सफेद हड्डियां पहाड़ों की तरह जमा हो गई थीं। जब 100वीं तलवार ने मेरे शरीर को चीरा तो मैंने अपने जनरलों और सैनिकों की चीखें सुनी। जनरल, हम जीत गए, अब हम घर जा सकते हैं। मैं खून से लथपथ था, अपने घुटनों पर गिर रहा था। आखिरी ताकत से सिर उठाया और दूर उड़ते हुए उस महान जो बैनर को देखा। मैं कड़वाहट से हंसा। सेरिना थोन, मैंने वैसा ही किया जैसा तुम चाहती थी। शायर सिटी वापस जीत ली। अब तो तुम बहुत खुश होगी, है ना? लेकिन अब मैं थोड़ा थक गया हूं। मैं सच में गहरी नींद सोना चाहता हूं। मेरे कानों का शोर धीरे धीरे फीका पड़ गया। मैं पूरी तरह से अनंत अंधेरे में गिर गया। मैंने सोचा था कि इन खून से सने हाथों के साथ नर्क के 18वें लेवल पर गिरूंगा, लेकिन जब आंखें खोलीं तो खुद को इंपीरियल पैलेस में तैरते हुए पाया। मैंने अपनी ट्रांसपेरेंट बॉडी देखी, फिर गोल्डन थ्रोन के सामने बैठी सेरिना थोन को। क्या यह मौत के बाद का कोई भ्रम था? मैंने अनजाने में हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा छूना चाहा। अचानक सेरिना थोन ने आंखें खोल दी। उसकी ठंडी निगाहें वहां से गुजरीं जहां मैं खड़ा था। मेरे दिल की धड़कन रुक गई, लेकिन उसने जल्दी से नजरें हने हटा लीं। रिपोर्ट करो, फ्रंट लाइन्स पर बहुत बड़ी जीत हुई है। जनरल गैरिसन ने लेकशायर सिटी वापस जीत ली है। सेरिना थोन अचानक खड़ी हो गई। क्या लुसियन वापस आ गया है? वह पूरी बैटल रिपोर्ट सुनने का इंतजार किए बिना ही ग्रेट हॉल से बाहर भाग गई। मैं कड़वाहट से मुस्कुराया। उसे कभी पता नहीं चलेगा, इस जीत के लिए मैंने अपनी जान की कीमत चुकाई थी। मेरी आत्मा एक अदृश्य ताकत से खींच रही थी, जो उसे सेरिना के पीछे पीछे चल रही थी। वेलकम बैक, लुसियन स्टर्लिंग। लुसियन अपनी पालकी से मुश्किल से उतरा ही था कि सेरिना ने उसे पकड़ लिया। वह चौंक गया। योर मैजेस्टी। सेरिना ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। मैं तुम्हें वापस पैलेस ले चलूंगी। मैंने उसे दूर जाते देखा और अचानक मुझे बसाई वो दिन याद आया जब मैं 7 साल का था। उस ठंडे पैलेस में छोटी प्रिंसेस ने मेरे हाथ में आधा फ्लावर केक थमाया था और कहा था, एड्रियन, जब मैं एम्प्रेस बनूंगी तो उम्र भर तुम्हारी रक्षा करूंगी। लेकिन जब वह सच में थ्रोन पर बैठी तो उसका पहला इंपीरियल डिग्री मुझे लेकशायर सिटी पर हमला करने और उसे वापस जीतने का आदेश देना था। पता चला कि मेरा प्यार हमेशा एक तरफा ही था। मैं हवा में तैर रहा था, सेरिना को लुसियन पर प्यार से क्लोक उड़ाते देख रहा था। अचानक तेज दर्द उठा। मैंने अपनी आत्मा को गायब होते देखा। अच्छा है, आखिरकार मैं तुम्हें पूरी तरह से पीछे छोड़ सकता हूं। आखिरी पल में पैलेस गेट से धुंधली आवाज आई, योर मैजेस्टी, जनरल गैरिसन नॉर्दर्न एंड हियर। नॉर्दर्न फ्रंटियर से खबर आने में आधा महीना लगता है। मैं अभी अभी मरा था। मेरी मौत की खबर कम से कम 15 दिनों में कैपिटल पहुंचेगी। क्या सेरिना थोन को तब पछतावा होगा, हथतगा होगा? क्या उसे ग्लानि होगी? 2 महीने पहले की बात है। वह अभी थ्रोन पर बैठी ही थी और उसने सिर्फ लेकशायर सिटी वापस पाने के लिए क्यूई किंगडम पर हमला करने का आदेश दे दिया। तब मैंने और कोर्ट के मंत्रियों ने इसके खिलाफ सलाह दी थी। स्वर्गीय एम्परर का अभी निधन हुआ है। कोर्ट अब भी अस्थिर है, अंधेरा है। लेकिन सेरिना ने किसी की नहीं सुनी, और क्योंकि मैंने उसका सबसे कड़ा विरोध किया था, उसने मुझे एक मिसाल बनाने के लिए 30 मिलिट्री हंटर कोड़े मारने का आदेश दिया। उसके बाद कोर्ट में किसी ने भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वह लुसियन स्टर्लिंग से इतना प्यार करती थी कि उसने उस एम्पायर को हिलाने में भी संकोच नहीं किया, जिसे पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। अंत में उसने मुझे आदेश दिया, 5 लाख ट्रूप्स को युद्ध में लीड करो। मैं ग्रेट जो का मशहूर वॉर गॉड था। बिना एक बिहार के लगभग 90 युद्ध जीते थे। इस बार भी मैंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसके दिल में बसने वाले शख्स को वापस लाने में उसकी मदद की। लुसियन स्टर्लिंग को रेस्क्यू करने के बाद मैंने उसे कैपिटल तक छोड़ने के लिए भारी गार्ड्स भेजे, जबकि मेरा सामना दुश्मन के नाइट रेड अचानक हमले से हुआ। आखिर में मैं उनका सामना नहीं कर पाया और युद्ध क्षेत्र में गिर गया।
मेरी आत्मा हवा में तैरने लगी। लुसियन स्टर्लिंग वाकई ग्रेट, क्योंकि नंबर 1 ब्यूटी कहलाने के लायक था। शायद दुनिया की हर औरत उस पर मर मिटेगी। मुझे अचानक समझ आया कि सेरेना उसके लिए इतनी पागल क्यों थी। फिर मैंने खुद को देखा, अपनी हथेलियां फैलाईं। सालों तक तलवार चलाने की वजह से हथेलियों पर कठोर छाले पड़ गए थे। मेरे पूरे वजूद से एक योद्धा का आभास होता था, हमेशा आर्मर या ब्लैक रोब्स में। मुझ जैसे इंसान से भला कौन सच में प्यार करेगा। लुसियन स्टर्लिंग ने पैलेस में एंट्री की और देखा कि दीवारें उसकी पेंटिंग से भरी हुई थीं, जो खुद सेरेना के हाथों बनी थीं। वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि यह एम्प्रेस उसके लिए इतनी समर्पित क्यों थी। योर मैजेस्टी बहुत खूबसूरत पेंट करती हैं, लुसियन ने तारीफ की। सेरेना ने पेंटिंग्स हटा दी। अब जब तुम मेरे पास हो तो इनकी जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में मोती और खजाने पानी की तरह लुसियन के पैलेस में बहने लगे। सिर्फ 2 दिनों में पूरे पैलेस को पता चल गया कि ममको हर मैजेस्टी उस पर कितनी मेहरबान थी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि सेरेना ने सीधे एक डिग्री जारी कर दी कि आधे महीने में वह लुसियन से अपने कंसोर्ट पति के रूप में शादी करेगी। कोर्ट में हड़कंप मच गया। यह बेतुका है। कई पुराने मंत्री घुटनों के बल बैठ गए। अगर ये नॉनसेंस साइन योर मैजेस्टी इस पर अड़ी है तो पहले इस बूढ़े मंत्री को मौत के घाट उतार दें। लेकिन सेरेना को दूसरों के हुक्म सुनना सबसे ज्यादा नापसंद था। डिग्री जारी हो चुकी है, इसे बिल्कुल नहीं बदला जाएगा। अपने चैम्बर्स में लौटते हुए सेरेना थक कर कुर्सी पर टिक गई। एड्रियन, मेरे सिर में दर्द है, मेरे लिए मसाज कर दो। मैं उसके पीछे जम सा गया, बस तैरता रहा। पहले जब सेरेना को सिरदर्द होता था तो मैंने उसका दर्द कम करने के लिए खास तौर पर मसाज की तकनीक सीखी थी। अब उसे सिरदर्द हुआ तो उसे मेरी याद आई। उस खामोश हॉल में सेरेना को अपनी जुबान फिसलने का एहसास हुआ। युवा दरबारी सेवक यूनक ने सावधानी से याद दिलाया, योर मैजेस्टी, जनरल गैरिसन अभी भी नॉर्दर्न फ्रंटियर पर हैं। सेरेना काफी देर तक खामोश रही। वो कब लौटेगा? यूनक ने झिझकते हुए कहा, आर्मी की वापसी में आधा महीना लगेगा। क्या योर मैजेस्टी जनरल गैरिसन के लिए परेशान है? मैंने थ्रोन पर बैठी उस औरत को देखा। अगर वह वाकई परेशान थी तो मुझे जख्मी होने के बावजूद मार्च करने पर मजबूर क्यों किया? यहां तक कि यह डिग्री भी दे दी कि हार का मतलब मेरी मई 9 पीढ़ियों को खत्म करना होगा। सेरेना ने ठंडेपन से कहा, उसके पास मार्शल स्किल्स हैं, चिंता करने वाली क्या बात है? फिर उसने कुछ और कहा, जब एड्रियन गैरिसन लौटेगा वही दिन होगा जब लुसियन और मैं शादी करेंगे। यूनक तुरंत समझ गया। जब से सेरेना थ्रोन पर बैठी थी उसका हरम खाली ही रहता था। पैलेस में सिर्फ मैं ही रहता था। सेवकों ने अक्सर मुझे और हर मैजेस्टी को हॉट स्प्रिंग से निकलते देखा था। मैं हर रात उसके चैम्बर्स में रुकता था। हालांकि मेरा कोई आधिकारिक स्टेटस नहीं था, लेकिन हर कोई ये बात साफ तौर पर जानता था। मुझे आखिरकार समझ आया कि मैं कितना बेवकूफ था। जब जरूरत थी तो मैं एक मोहरा था और जब चाहा तो एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। जब जंग लड़ने की जरूरत पड़ी तो मैं एक तलवार था। मैंने बुदबुदाते हुए कहा, तो तुमने हमेशा मुझे धोखा दिया। देर रात सेरेना करवटें बदल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह जैसे किसी साए के वश में होकर जेड पैलेस की ओर चल दी। छोटी लूना वहां झाड़ू लगा रही थी। यह सेवेंट योर मैजेस्टी का अभिवादन करती है। जब से मैं युद्ध पर गया हर मैजेस्टी ने यहां कभी कदम नहीं रखा था। सेरेना ने चिढ़कर कहा, आधी रात को झाड़ू क्यों लगा रही हो? लिटिल लूना ने जवाब दिया, योर मैजेस्टी, अभी अभी एक पक्षी दीवार से टकराकर मर गया। मैंने सुना है कि जनरल गैरिसन कुछ दिनों में वापस आएंगे। उन्हें खून से सबसे ज्यादा डर लगता है। यह सेवेंट उसे पहले साफ कर देना चाहती थी। सेरेना ने भौहें सिकोड़ी। एड्रियन गैरिसन खून से डरता है। वह एक मिलिट्री जनरल है जिसे युद्ध क्षेत्रों में जीवन और मृत्यु की आदत है। वो खून से कैसे डर सकता है? लिटिल लूना ने सिर हिलाया। यह सेवेंट नहीं जानती, लेकिन जनरल सच में खून से डरते हैं। हर बार जब वह खून देखते हैं उन्हें नाइटमेयर्स आते हैं। वह ऐसे जागते हैं जैसे आधे मर चुके हों। एक बार इस सेवेंट ने उन्हें नींद में रोते हुए सुना था।
वह कह रहे थे कि उन्होंने बहुत से लोगों को मार डाला है। सेरीना के चेहरे के भाव बदल गए। वे नाम उसके लिए बहुत जाने पहचाने थे। वे सब उसके वे पॉलिटिकल दुश्मन थे जिन्हें उसने थ्रोन की राह में मुझे खत्म करने का आदेश दिया था। उसे लगा था कि मारना उतना ही आसान है जितना हाथ घुमाना, लेकिन वह नहीं जानती थी कि हर बार मैं खून से रंग जाता था। वे खूनी नाइटमेयर्स सिर्फ मुझे अकेले ही झेलने पड़ते थे। शायद उस वक्त नॉर्दर्न फ्रंटियर पर मरना ही मेरे लिए असली आज़ादी थी। जैसे ही लिटिल लूना पीछे हटने वाली थी, उसके पास से एक जेड पेंडेंट गिर गया। सेरीना ने तुरंत उसे उठा लिया और गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये जेड पेंडेंट कहां से आया? जनरल ने यह इस सर्वेंट को रिवॉर्ड में दिया था। जनरल ने कहा था कि अब उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। सेरीना सन्न रह गई। उसका हाथ ढीला पड़ गया। यह हमारे प्यार की निशानी थी। 7 साल पहले उसने खुद इसे मुझे पहनाया था, ये कहते हुए कि यह उम्र भर मेरी रक्षा करेगा। इन सभी सालों में मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा था, बिल्कुल उसके साथ किए गए अपने वादे की तरह। जब तक वह जेड पेंडेंट रहता, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, मैं उसके पास वापस लौट आता। मैंने उसे थ्रोन दिलाने में मदद की, उसके लिए तलवारें झेलीं, दुश्मनों को मारा, यहां तक कि दूर दूर के अभियानों पर भी गया। उसने सोचा था कि इस बार भी पहले जैसा ही होगा, लेकिन अब मैंने वो जेड पेंडेंट त्याग दिया था। अब मुझे न तो उस जेड पेंडेंट की जरूरत थी और न ही उसकी। सेरीना जितना सोचती गई, उतनी ही गुस्से में आती गई। उसने पेंडेंट मजबूती से पकड़ा और मुड़कर चली गई। अपने चैम्बर्स में वापस आकर वह बिल्कुल सो नहीं पाई। वह पेंडेंट को घूरती रही। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इसे कभी नहीं उतारोगे? अब तुम इसे मामूली तौर पर एक सेवेंट को दे रहे हो। उसने गुस्से में पेंडेंट जमीन पर फेंक दिया। कड़क ठग जेड पेंडेंट टुकड़ों में बिखर गया। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह इतनी गुस्से में क्यों थी। मैंने उसे दुनिया जीतने में मदद की, लुसियन को वापस लाने में मदद की। अब मैं उसके लिए बेकार था। सेरीना कमरे में इधर उधर चक्कर काटने लगी। एड्रियन गैरिसन, तुम हमारे रिलेशनशिप को साफ करना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हारी यह विश पूरी करूंगी। कोई स्याही और ब्रश लाओ। कांपते हुए यूनक ने स्याही और ब्रश पेश किए। सेरीना ने डिग्री लिखी। एड्रियन गैरिसन ने इंपीरियल डिग्निटी को ठेस पहुंचाई है। हमेशा के लिए बॉर्डर की रखवाली करो। कैपिटल लौटने पर पाबंदी है। यूनक हैरान रह गया। योर मैजेस्टी, प्लीज दोबारा सोचिए। जनरल गैरिसन ने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इससे सैनिकों का दिल टूट जाएगा। सेरीना की निगाहें बर्फ जैसी ठंडी थीं। तुम्हारी हिम्मत हुई डिग्री की नाफरमानी करने की? यूनक घुटनों पर गिर गया। यह सेवेंट ऐसी हिम्मत नहीं करता, लेकिन 3 साल पहले जब आपको तेज बुखार था तो जनरल गैरिसन ही थे जो आपको ठंडा करने के लिए बर्फ में लेट गए थे। 2 साल पहले उन्होंने आपको सैंडस्टॉर्म से बचाया था। 1 साल पहले जब हथियारों ने हमला किया तो उन्होंने आपके लिए तलवार का वार अपने ऊपर ले लिया था। जनरल गैरिसन के दिल में सच में आपके लिए जगह है। सेरीना की आंखें थोड़ी टिमटिमाईं, लेकिन टूटे हुए जेड पेंडेंट को देखकर उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया। अगर लुसियन को पता चला कि वह मेरे बिस्तर को गर्म करता था तो वह बहुत ज्यादा सोचेगा। एड्रियन गैरिसन और मुझे इस लाइफटाइम में दोबारा कभी नहीं मिलना चाहिए। मैं उसके पास तैरते हुए हंस पड़ा। उसके बाद सेरीना हर दिन कोर्ट खत्म होने के बाद लुसियन के पैलेस जाने लगी। उसके साथ कपड़े ट्राई करना, खाना खाना, यहां तक कि मंदिरों में दुआ मांगने जाना। आज उसने राजकाज छोड़ दिया ताकि वह पैलेस के बाहर उसके साथ जा सके। वे ऑर्किड टेम्पल गए जहां एक विशिंग ट्री था। माना जाता था कि वहां मन्नत का धागा बांधने से लवर्स साथ साथ बूढ़े होते हैं। सेरीना ऐसी चीजों में यकीन नहीं रखती थी, लेकिन लुसियन जाना चाहता था, इसलिए वह उसके साथ चली गई। उन दोनों ने रिबन पर लिखा, सेरीना थोन लुसियन स्टर्लिंग के साथ बूढ़ी होना चाहती है। मैं हवा में तैरता हुआ यह सीन देखकर दंग रह गया। पहले जब भी मैं यहां आने का सुझाव देता था तो वह हमेशा कहती थी कि सुपरनेचुरल बकवास यकीन करने लायक नहीं होती। पता चला कि ऐसा नहीं था कि उसे यकीन नहीं था, वह बस मेरे साथ नहीं आना चाहती थी। मेरा दिल कड़वाहट से भर गया।
मैं जाने के लिए मुड़ा ही था कि मास्टर वॉइड को अपनी ओर देखते पाया। मास्टर, क्या आप मुझे देख सकते हैं? मास्टर वॉइड पास आए। अमिताभ, आपके अवशेष जल्द ही घर लौट आएंगे। काश आप अपने मोह को छोड़ सकें और जल्द ही स्वर्ग को प्राप्त हों। मैं कड़वाहट से मुस्कुराया। मेरी नजर अनजाने में विशिंग ट्री की ओर गई और मैंने देखा, सेरिना थोन स्वस्थ और सुरक्षित रहे, 100 साल जिए। यह मेरे शब्द थे। उन्हें उठाने के लिए नीचे झुका तो मैंने पाया कि जमीन पर बिखरे हुए वे सभी विश रिबन थे जो मैंने लिखे थे। हर एक रिबन उसी से जुड़ा था, सेरिना थोन की मन्नतें पूरी हों, सेरिना थोन को शांति और खुशी मिले, सेरिना थोन और एड्रियन गैरिसन हमेशा एक दूसरे से प्यार करें, साथ में बूढ़े हों। आखिरी रिबन देखकर मैं सुन्न रह गया। मैं खुद पर व्यंग करते हुए हंसा कि मैं उस वक्त कितना नासमझ था। यह सोचता था कि मैं सच में सेरिना के दिल में जगह बना सकता हूं, लेकिन आखिर में मैं उसके थ्रोन तक पहुंचने का सिर्फ एक जरिया बनकर रह गया। सेरिना ने भी वे मन्नत के रिबन देख लिए थे। पुरानी यादें लहर की तरह आमस्कन वापस आने लगीं। हर साल मेरे बर्थडे पर मैं उससे मंदिर चलने की मिन्नतें करता था, पर वह हमेशा मना कर देती थी। उसे लगा था कि मैंने उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन अब उसे पता चला कि मैं हर साल चुपके से यहाँ आता था और जैसे किसी जुनून में उसके लिए ही के लिए ही दुआएं लिखता था। सेरिना ने वे सारे रिबन इकट्ठे कर लिए। लुसियन का दिल भी बैठ गया। उसने रिबन पर मेरे सिग्नेचर देख लिए थे। ग्रेट जो में ऐसा कौन था जो यह नहीं जानता था कि मैं सेरिना के लिए कितना समर्पित था। लुसियन ने मुट्ठियां हम भींच लीं। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि सेरिना उस पर इतनी मेहरबान क्यों है, लेकिन इसी मेहरबानी की वजह से वह क्यूई किंगडम के नर्क से निकल पाया था और अब ग्रेट जो का एम्परर कंसोर्ट बनने वाला था। वो इस मौके को खोना नहीं चाहता था। उसने अपना माथा रगड़ा। योर मैजेस्टी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। सेरिना का ध्यान भटक गया। क्या हुआ? शायद ठंड लग गई है। चलिए पैलेस वापस चलते हैं। सेरिना ने लापरवाही से वे रिबन यूनक को थमा दिए और सीधे पहाड़ से नीचे उतर गई। पैलेस पहुंचकर लुसियन ने खुद पहल करने का फैसला किया। उस शाम उसने अपने हाथों से खाना बनाया, बांस की कोपलें पेश कीं। सेरिना ने एक निवाला खाया और अचानक चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। लुसियन ने दुखी होकर पूछा, क्या अच्छा नहीं लगा? उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बहुत स्वादिष्ट है पाथा है। मैंने उन बांस की कोपलों को देखा और समझ गया कि वह मेरे बारे में ही सोच रही थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ जंग लड़ना सीखा था, लेकिन मेरी सारी कोमलता सिर्फ सेरिना के लिए थी। मुझे याद है जब मैंने पहली बार उसके लिए खाना बनाया था, तलवार चलाने वाले इन हाथों ने किचन को लगभग जला ही दिया था। बड़ी मुश्किल से मैंने बांस की कोपलें बनाई थीं, जो तासो झलकर काली हो गई थीं। फिर भी सेरिना ने उन्हें पूरा खाया था। मैंने घबराते हुए पूछा था, क्या यह अच्छा है? सेरिना ने मुस्कुराते हुए मुझे किस किया और कहा था, तुम्हारा खाना बहुत बेकार है, इसकी भरपाई के लिए कुछ मीठा चाहिए। वो हमारा सबसे खूबसूरत वक्त था, लेकिन अब मैं सेरिना और लुसियन को साथ पीते हुए देख रहा था। मेरे दिल पर जैसे चाकुओं से वार हो रहे थे। शराब के दौर के बाद लुसियन ने नशे में धुत सेरिना को उसके चैम्बर तक पहुंचाया। दरवाजा बंद होते ही लुसियन ने उसकी बेल्ट खोलनी शुरू कर दी। योर मैजेस्टी, मुझे अपनी सेवा करने दीजिए। सेरिना ने खुद को संभाला। लुसियन, यह सब हमारी शादी की रात के लिए बचाकर रखो। लुसियन समझ नहीं पाया। योर मैजेस्टी, आप मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हैं? मैं भी यही सवाल जानना चाहता था। सेरिना ने प्यार से उसके लंबे बालों को सहलाया। 10 साल पहले मैं सजा के तौर पर बर्फ में घुटनों के बल बैठी थी। तुम ही थे जिसने मुझे बचाने के लिए व्हाइट फॉक्स कोट उड़ाया था और जेड फॉरेस्ट ऑयल भेजा था। उसी पल मैंने कसम खाई थी कि मैं इस लाइफटाइम में तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। लुसियन सन्न रह गया। वो इंसान वो था ही नहीं। मैं एकदम हक्का बक्का रह गया। उस रात सेरिना को बचाने के लिए मैंने 99 कोड़े अपने बदन पर झेले थे। तब जाकर कहीं नोबल कंसोर्ट ग्रेस से माफी मिल पाई थी।
खून से लथपथ हालत में मेरी मुलाकात इत्तेफाक से लुसियन से हुई और मुझे वह फर कोट मिला। उसे उस जेड फॉरेस्ट ऑयल की जरूरत नहीं थी जिसके लिए मैंने इतनी मिन्नतें की थीं। पता चला कि उसने गलत इंसान से प्यार किया था। मैं जोर से कड़वाहट के साथ हंसाते हंसा और मेरी आंखों से आंसू जमीन पर गिर पड़े। सेरीना थोन, आखिरकार हम एक दूसरे को खो चुके हैं। जब सेरीना ने कहानी खत्म की तो उसने देखा कि लुसियन के चेहरे का रंग उड़ रहा था। लुसियन, क्या हुआ? लुसियन ने तुरंत खुद को संभाला और जबरदस्ती मुस्कुराया। कुछ नहीं, बस उस दिन देर से पहुंचने का अफसोस है। उसने सिर झुका लिया ताकि अपना डर छिपा सके। भले ही सेरीना ने गलत इंसान को पहचान लिया था, लेकिन अब वह इस मौके का पूरा फायदा उठाने वाला था। सेरीना ने उसे गले लगा लिया। तुम्हारा चेहरा ही काफी है। मैं खामोशी से देखता रहा। मैं तो पहले ही मर चुका था। अब सच से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं जाना चाहता था, लेकिन मेरी रूह हमेशा सेरीना के 3 गज के दायरे में ही कैद रहती थी। शादी का दिन करीब आ गया। पूरे पैलेस में लालटेन और फूल सजाए गए। क्लाउड फिनिक्स हॉल के बाहर हजारों लोग जश्न मना रहे थे। सेरीना कदम दर कदम लुसियन को सहारा देकर वेदी तक ले गई। लेकिन लुसियन के चेहरे को देखते हुए सेरीना के दिमाग में किसी और का ख्याल आ रहा था, उस इंसान का जो दूर नॉर्दर्न फ्रंटियर पर था। हाई प्रीस्ट ने जोर दिया, योर मैजेस्टी, वक्त हो गया है। सेरीना ने पैलेस के गेट्स की ओर देखा। एड्रियन गैरिसन अभी तक वापस नहीं आया है। यूनक ने जवाब दिया, शायद रास्ते में देरी हो गई होगी। सेरीना जिद पर अड़ी रही। उसे हमेशा लगता था कि मैं यह मौका कभी नहीं छोड़ूंगा। पैलेस के गेट्स खाली ही रहे। अब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे टोक सके। अचानक मुझे अपना शरीर हल्का महसूस होने लगा। पुजारी ने फिर से कहा, योर मैजेस्टी, मशाल जलाने का वक्त हो गया है। लुसियन भी उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रहा था। जैसे ही सेरीना ने मशाल थामी, पैलेस के गेट्स पर शोर सुनाई दिया, रिपोर्ट, गैरिसन आर्मी जीत के साथ वापस लौट आई है। सेरीना ने ऊपर देखा। सिटी गेट्स के बाहर सेना ने अपना आर्मर उतार दिया था। सफेद कपड़ों में वे अनगिनत ताबूत धकेल रहे थे। बीच में एक काला ताबूत था जिस पर गैरिसन खुदा, ओ वाई, इसे हैरिसन खुदा हुआ था। शरीर मिलिट्री झंडों से ढका हुआ था जो खून से सने थे और 10,000 तीरों से बिंधे हुए थे। सफेद कपड़ों वाली आर्मी ने शोक संगीत बजाया और सबने मिलकर आमा अंतिम गीत गाए। मेरा सीना जोर से दुखने लगा। एक आंसू गिरा। योद्धा घर आ गए थे। पैलेस के गेट्स खुल गए। मेरी रूह आसमान और जमीन के बीच ओझल हो गई। मशाल जमीन पर गिरकर बुझ गई। लुसियन डर के मारे आधा कदम पीछे हट गया। उसने होंठ काट लिए, क्योंकि शादी अब आगे नहीं बढ़ सकती थी। वह गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। फिर भी जबरदस्ती आंसू निकालकर सेरीना की ओर दयनीय नजरों से देखने लगा। लुसियन ने सेरीना के चेहरे पर कभी इतने भयानक भाव नहीं देखे थे। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। उसने बुझी हुई अशुभ मशाल को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वह लड़खड़ाती हुई आर्मी की ओर बढ़ी। लुसियन उसे दूर जाते देख रहा था। उसे अपनी शंका पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि हर मैजेस्टी के दिल में एड्रियन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? इन्होंने गार्ड्स को धक्का दिया। हट जाओ। एड्रियन गैरिसन की मार्शल आर्ट्स इतनी स्ट्रांग है, वो कैसे मर सकता है? उसने पागलों की तरह ताबूत का ढक्कन खोला। उसके नाखूनों से खून निकलने लगा। वसासिया अभी भी बुदबुदा रही थी। एड्रियन, क्या तुमने वो डिग्री सुनी? मैं तो बस तुम्हें डरा रही थी। ताबूत का ढक्कन खुला और मेरी ठंडी लाश सामने थी। सेरीना वहीं जम गई। उसकी सांसें तक रुक गईं। मेरा वजन बहुत कम हो गया था। आर्मर मेरे शरीर पर ढीला लटक रहा था, जो उन जानलेवा जख्मों को छिपा नहीं पा रहा था। अगर खून के धब्बे न होते तो ऐसा लगता जैसे मैं बस सो रहा हूं। गार्ड्स गम में घुटनों के बल बैठ गए। योर मैजेस्टी, अब जनरल को शांति से आराम करने दीजिए। सेरीना के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं। वह मेरा चेहरा छूना चाहती थी, लेकिन अब मैं बहुत ठंडा और सख्त हो चुका था। मेरी आंख के कोने से एक आंसू गिरा। सेरीना को एक पल के लिए लगा कि मैं रो रहा हूं, लेकिन वह उसका हंसक नपनाबोआ आंसू था। आंसू गिरते रहे। उसने भारी आवाज में कहा, मरणोपरांत एक डिग्री जारी करो।
एड्रियन गैरिसन को गार्डियन जनरल ऑन ऑफ द नेशन का खिताब दिया जाता है। जश्न को मातम में बदलो, लाल रेशम को सफेद में। कुछ दिनों बाद लुसियन उसके चैम्बर के बाहर खड़ा था। योर मैजेस्टी, प्लीज कुछ खा लीजिए। जनरल गैरिसन आपको इस हाल में नहीं देखना चाहेंगे। सेरीना ने पेंट की हुई छत की ओर देखा। कुछ ही दिनों में वह जोश से भरी एम्प्रेस इतनी बेहाल हो गई थी कि पहचानी नहीं जा रही थी। क्या एड्रियन मुझे इस हाल में देखना चाहेगा? उसने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ खुद से पूछा। फ्रंट लाइन से भेजे गए मेरे लेटर्स टेबल पर बिखरे पड़े थे। तब सेरीना ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया था। अब उसने लोगों से धूल भरी फाइलों में उन्हें ढूंढवाया था। आखिरकार उसे वे भूले बिसरे लेटर्स मिल गए। बाहर से लुसियन की आवाज आ रही थी। सेरीना ने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसने सुना ही न हो। वह कागज पर लिखे खूबसूरत शब्दों को घूरती रही। काफी देर बाद उसने कहा, लुसियन, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। सेरीना ने कांपते हाथों से वैक्स सील खोली। मेरी लिखावट को बहुत स्टाइलिश नहीं कहा जा सकता था। वह बस साफ सुथरी थी। मुझे कविताएं या साहित्य नहीं आता था। लेटर्स में बस सीधी सादी यादें और तड़प थीं। गलतियों पर स्याही फेरी हुई थी। यह आदत कायदे से सही नहीं थी, पर सेरीना को यह बहुत प्यारी लगी। आज माइनर वर्शिप डे है, लेकिन 10 दिनों के अंदर मैं यकीनन क्यूई किंगडम को फतह कर लूंगा। लेटर की तारीख बैटल रिपोर्ट आने से ठीक 10 दिन पहले की थी। मैं जख्मी होने से नहीं डरता, बस तुम्हारे पास वापस न लौट पाने से डरता हूं। लेकिन लूना ने कहा कि जब मैं खून देखता हूं तो सो नहीं पाता। सेरीना ने उन शब्दों पर ऐसे उंगली फेरी जैसे मेरा चेहरा छू रही हो। उसका गला भर आया। झूठे, यह अपने शासक को धोखा देना है। बरामदे से वसंत की हवा चली, जिससे बेड के पास लगी विंड चाइम्स बजने लगीं। वे जंग पर जाने से पहले मैंने ही लगाई थीं। कागज पलटने पर आखिरी लाइन ने उसे फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर दिया। जंग बहुत तेज है। अगर यह घंटियां बजें तो समझ लेना कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूं। इस तरह शादी टल गई। सेरीना ने मेरे ताबूत को दफन होते देखा। मिट्टी डाली गई और स्मारक बनाया गया। फिर भी वह मेरे जाने की हकीकत महसूस नहीं कर पा रही थी। राजकाज का काम पहाड़ों की तरह जमा हो गया था, पर वह उसके दिल के खालीपन को नहीं भर पा रहा था। हालांकि लुसियन रोजाना खुद खाना बनाकर लाता था, पर वह एक निवाला भी नहीं निगल पाती थी। मुझे मरे हुए आधा महीना बीत चुका था। आज सेरीना का सिर फटने जैसा दुख रहा था। एक बार फिर उसे मेरी याद आई। उसने ब्रश नीचे रख दिया और जैसे किसी साए के वश में होकर खड़ी हुई और जेड पैलेस की ओर चल दी। झाड़ू लगा रहे बूढ़े यूनक ने उसके खोए हुए चेहरे को देखा और दूर से ही उसके पीछे चलने लगा। आधे रास्ते में सेरीना अनौना अचानक रुकी और सड़क के किनारे एक बड़े पेड़ को देखा। यूनक जंग, ये कौन सा पेड़ है? योर मैजेस्टी, यह एक चेस्टनट का पेड़ है। चेस्टनट केक बहुत मीठे और खुशबूदार होते हैं। यूनक ने जल्दी से जोड़ा, पैलेस में हर तरह की पेस्ट्रीज हैं। क्या योर मैजेस्टी दूसरी तरह की पेस्ट्रीज ट्राई करना चाहेंगी? हाँ, उन्हें जेड पैलेस भेज दो। सेरीना आगे चलने लगी। रास्ते में उसे लगातार जाने न जाने पहचाने नजारे दिख रहे थे। वह चेस्टनट का पेड़ पहले से कहीं ज्यादा लंबा लग रहा था। पैरों के नीचे की नीली ईंटों पर टेढ़े मेढ़े अक्षर खुदे हुए थे। उसने फौरन उन्हें तुरंत पहचान लिया। यादें उंगलियों के बीच से मछली की तरह फिसल रही थीं। वह इसी तरह चलते रुकते हुए आखिरकार जेड पैलेस के दरवाजे पर पहुंच गई। यह कमरा मेरा निवास स्थान था, उजाड़ होने की हद तक जर्जर। सेरीना ने जैसे ही कदम रखा, उसने कमरे का सारा सामान देखा। पतली सख्त चटाई, खुरदुरे चाय के कप और एकमात्र कीमती चीज थी शीशम की अलमारी। वह उसकी ओर बढ़ी। अलमारी खोलते ही धूल का गुबार उसके चेहरे पर लगा। अलमारी में बहुत कम कपड़े थे, सब करीने से तय किए हुए। बीच में सिर्फ एक सफेद फॉक्स फर कोट सावधानी से टंगा हुआ था, जैसे सिलवटों का डर हो अमान हो। सेरीना की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अपनी आंखों के सामने मौजूद इस जवाब को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी यह कन्फर्म करने की कि यह वाकई उसका कोट था। उसके किनारे पर अभी भी खून के धब्बे थे, जो रिसकर जम गए थे। साफ था कि मालिक ने इसे धोकर साफ करने की कोशिश की थी, पर वे पूरी तरह नहीं मिट पाए थे।
सेरीना काफी देर तक अलमारी के सामने खड़ी रही, इतनी देर कि बूढ़े यूनक ने घबराकर दरवाजा खटखटाया, जब तक कि उसे अंदर से धीमी हंसी सुनाई नहीं दी। वो हंसी तेज होती गई और आखिरकार दिल चीर देने वाली सिसकियों में बदल गई। यूनक ने जल्दी से दरवाजा खोला और देखा कि एम्प्रेस उस फर कोट को गले से लगाए जमीन पर ढह गई थी और इस तरह इस तरह रो रही थी जैसे उसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी हो। इस बीच लुसियन बेचैनी से बैठा था। मेरी मौत की खबर मिलने के बाद से सेरीना खोई खोई और हताश थी। उसे जिस बात ने सबसे ज्यादा डरा रखा था वो यह थी कि खून से लथपथ होकर हर मैजेस्टी को बचाने वाला इंसान वह था ही नहीं, वह फरकोट। उसे अब याद आया कि उसने वह मामूली तौर पर एड्रियन को इनाम में दे दिया था। उसकी हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने या इसका जिक्र करने की। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर शादी नहीं हुई थी, पर हर कोई उसे एम्परर कंसोर्ट की तरह ही ट्रीट कर रहा था। वह जो कुछ भी पहनता और इस्तेमाल करता था वह सबसे बेहतरीन होता था। आखिर एड्रियन तो मर चुका था। जब तक वह नहीं बोलेगा सच किसे पता चलेगा। लुसियन को यकीन था कि अगर वह सेरीना के प्रति समर्पित रहेगा तो भले ही असली रक्षक वह न हो, सेरीना आखिरकार उससे प्यार करने लगेगी। लुसियन को उम्मीद नहीं थी कि इसका अंजाम इतनी जल्दी सामने आएगा। सेरीना उसके सामने खड़ी थी। उसके पूरे वजूद से खतरनाक ऊर्जा निकल रही थी और आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। क्या तुम्हारे पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं है? लुसियन कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गया। योर मैजेस्टी बुद्धिमान है, ये सेवेंट सच में कुछ नहीं जानता। सेरीना ने वह सफेद फरकोट उसके चेहरे पर दे मारा। लुसियन का दिल बैठ गया। इस फरकोट ने उसके झूठ की पूरी तरह पोल खोल दी थी। वह अचानक अब डर नहीं रहा था। सेरीना ने गुस्से में टेबल पर रखी हर चीज चकनाचूर कर दी। तुमने उसका रूप क्यों धरा? उसकी जगह क्यों ली? लुसियन व्यंग से हंसा। जनरल गैरिसन आपके लिए युद्ध के मैदानों में लड़े। क्या आपने कभी उन्हें एक बार भी मुड़कर देखा? सिर्फ उसकी मौत पर पछतावा हो रहा है। सेरीना लड़खड़ाकर पीछे हट गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। लुसियन और भी उत्तेजित हो गया। तुमने उसे अपने पास रखा, क्या इसलिए नहीं क्योंकि तुम जानती थी कि वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा? योर मैजेस्टी, क्या आपने कभी अपने दिल में झांक कर देखा है? यह शब्द कहने के बाद वह मरने के लिए तैयार था, लेकिन सेरीना ने बस उसे जाने का इशारा कर दिया। उस रात सेरीना खाली पैलेस हॉल में उस फर कोट को पकड़े अकेली बैठी रही। तो एड्रियन मुझसे प्यार करता था। पछतावा किसी लहर की तरह उमड़ पड़ा। मैंने उसे जंग पर मजबूर किया। मैंने उसे मार डाला। आंसू खामोशी से गिरने लगे। पूरी दुनिया की मालिक यह एम्प्रेस अब एक खोए हुए बच्चे की तरह लग रही थी। कोर्ट पर राज करने वाली सेरीना ऑनर के टेम्पल के पहाड़ी रास्ते पर अकेली चल रही थी। तीर्थयात्री पास से गुजर रहे थे, पर उसका ध्यान कहीं नहीं था। क्या यह वही नजारा था जो मैंने सालों पहले देखा था? उसके सामने टहनियों पर लाल रिबन लटके हुए थे। नए शादीशुदा जोड़े कस्में लिख रहे थे। माता पिता बच्चों के लिए दुआ कर रहे थे। स्कॉलर्स उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे थे। दुनिया की यह खुशहाली उसकी आंखों के सामने थी। सेरीना अचानक समझ गई कि मैं क्यों थका हुआ था। हर मिलिट्री कैंपेन अनगिनत परिवारों को अलग कर देता था। पत्नियों और माताओं से उनके पति और बेटे छीन लिए जाते थे। बेटियां अपने प्यारे पिताओं से हमेशा के लिए बिछड़ जाती थीं। पहले वह सिर्फ मिलिट्री ग्लोरी के बारे में सोचती थी। अब उसे समझ आया कि एक जनरल की कामयाबी हजारों लाशों पर बनती है। मैंने युद्ध क्षेत्रों पर जीवन और मृत्यु देखी थी और रातों को बिना सोए लौटता था। उसकी आंखें भर आईं। वह बुद्ध के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसका हत्या का कर्मा मुझे दे दो। हवा चली, बांस की परछाइयां लहराने लगीं। हाँ, मास्टर वाया हवॉइड उसी से प्रकट हुए। क्या आप ठीक हैं? सेरीना की आवाज भारी थी। नहीं, मैंने अपने सबसे खास इंसान को खो दिया है। मास्टर ने आह भरी। क्या वह वही जनरल थे जो हर साल आते थे? वही थे। वह हमेशा चाहते थे कि मैं आऊं। मैंने कभी हां नहीं कहा। मास्टर ने कहा, किस्मत को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सेरीना ने एक लाल रिबन पर लिखा, अगले जन्म में फिर मिलना। पहाड़ से नीचे उतरते वक्त मूसलाधार बारिश होने लगी।
वह फिसलते हुए पत्थरों वाले रास्ते पर लड़खड़ाने लगी। बारिश ने उसके कपड़े भिगो दिए। धुंधली नजरों में उसने पहाड़ी सड़क पर आगे एक जाना पहचाना चेहरा देखा। वहां मैं था।